हेलो एवरीवन। सो एनबीएफसी स्पेस से सबसे कंसिस्टेंट एनबीएफसी मतलब स्मॉल कैप स्पेस में हम बोल सकते हैं स्मॉल कैप एनबीएफसीज में। वैसे तो बजाज और चोला भी है। तो एसबीएफसी फाइनेंस इस कंपनी के आज Q3 के रिजल्ट्स आए हैं। कॉन कॉल भी हुआ है आज कंपनी का। सो देखते हैं कैसे नंबर्स हैं, एसेट क्वालिटी में क्या हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है जो लास्ट 2-3 क्वार्टर से इनका प्रॉब्लम चल रहा है, प्लस आगे का क्या आउटलुक दिया है मैनेजमेंट ने, कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले Q3 के नंबर्स डिस्कस करते हैं। एयूएम कंपनी का सेम वही जो इनका गाइडेंस रहता है उसी के आसपास इन्होंने इस क्वार्टर में भी नंबर रिपोर्ट करे हैं। 29% की ग्रोथ है वाई क्यू ऑन क्यू 5% की ग्रोथ है। इनका गाइडेंस भी यही है 5 से 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देन डिसबर्समेंट में नेगेटिव ग्रोथ है, मतलब वाई तो नंबर फ्लैट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट का नंबर 14% से डिक्लाइन किया है। अब ये मतलब होम फर्स्ट का भी थोड़ा सा वीक था डिसबर्समेंट का नंबर, लेकिन वहां पे हमको समझ में आया कि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी Q2 के कॉन कॉल में गाइडेंस दिया था कि एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, तो हम जानबूझ करके डिसबर्समेंट को अभी स्लो रखेंगे। इनके एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू देखने को नहीं मिला था और ना ही मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ कॉल आउट किया था कि डिसबर्समेंट को वो थोड़ा सा अभी कंट्रोल करने को देख रहे हैं। तो क्यों ये नेगेटिव ग्रोथ है, इस पर हमको क्लैरिटी चाहिए। फिर ब्रांचेस इन्होंने ऐड करे हैं, 10 न्यू ब्रांचेस इन्होंने ओपन करे हैं इस क्वार्टर के अंदर। ग्रॉस एनपीए कंपनी का इंप्रूव हुआ है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 6 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। ईल्ड और स्प्रेड कंपनी का बिल्कुल स्टेबल है। फिर ओपेक्स टू एयूएम यानी कि मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, उसमें मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 47 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। इनका पूरे साल का गाइडेंस है कि 50 बेसिस पॉइंट से ये इसको इंप्रूव करेंगे ओपेक्स टू एयूएम को। इस क्वार्टर में ही हमको 47 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिख गया और इसकी वजह से आप देखोगे पैट में कंपनी को काफी अच्छा ग्रोथ मिला है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। एयूएम ग्रोथ है 29% और पैट का ग्रोथ है 34%, क्योंकि जो कॉस्ट है मेरा उसको मैंने कंट्रोल करा है और इसकी वजह से आरओए आपका अब धीरे धीरे 5% की तरफ जा रहा है। आरओई कंपनी का अब धीरे धीरे 15% की तरफ जा रहा है। जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी आई थिंक 1.5-2 साल पहले, तब इनका आरओई होता था 8-9-10% के आसपास। सो सिर्फ 2-2.25 साल में कंपनी ने लगभग 50% का इंप्रूवमेंट दिखाया अपने आरओई के अंदर। देन इनका एयूएम मिक्स अगर हम देखें तो पहले ये कंपनी मतलब ये जो गोल्ड लोन है ये इनका 15-16% रहता था। अब आप देखोगे गोल्ड लोन इनका 19% हो गया है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मोमेंटम हम देख रहे हैं, डिमांड है, टेलविंड्स है गोल्ड लोन वाले सेगमेंट के अंदर, उसका बेनिफिट एसबीएफसी फाइनेंस को भी हो रहा है। जो इनका एमएसएमई का बुक है उसकी ग्रोथ है 25% और जो गोल्ड लोन वाला जो बुक है वो इनका आई थिंक 45 या 46% से ग्रो करा है। तो उसका भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ में इस क्वार्टर में। फिर कंपनी का एक और चीज़ अगर हम देखें, जो इनका ये क्रेडिट फिल्टर है इसको इन्होंने काफ़ी टाइट किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। तो आप देखोगे पहले 87% जो इनका एयूएम था वो उन कस्टमर से आता था जिनका सिबिल स्कोर अबव 700 था, लेकिन लास्ट कुछ क्वार्टर्स में इसको और स्ट्रिक्ट किया कंपनी ने और अब आप देखोगे 89% कंपनी उन कस्टमर्स को लोन देती है जिनका सिबिल स्कोर जो है वो अबव 700 है। तो मतलब जो लोन रिजेक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया, इनका लोन एप्लीकेशन काफ़ी कम हुआ है कंपनी का, ये सारी चीज़ें इन्होंने कंट्रोल करी है। इसी का माइट भी हमको ये इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए तो इंप्रूव हुआ ही है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है कंपनी का 1+ डीपीडी का नंबर। तो ये तो मतलब पहले के क्वार्टर्स में Q1 इनफैक्ट आप Q4 भी देखोगे, Q2 भी देखोगे, तो 70-80-50 बेसिस पॉइंट से हर एक क्वार्टर में बढ़ रहा था 1+ डीपीडी। 1+ डीपीडी मतलब वो कस्टमर जिन्होंने एक महीने से ज़्यादा हो गया है और अपनी ईएमआई पे नहीं करी है, तो वो इस क्वार्टर में हमको इसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है, सेम जैसे होम फर्स्ट में था। बाकी सारी प्रॉफिटेबिलिटी तो ठीक है, लेकिन सबसे मेन नंबर जो उनका हाईलाइट किया वो था 1+ डीपीडी और 30+ डीपीडी। तो उसमें हमको इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बाकी ओवरऑल नंबर्स तो अच्छे आए हैं कंपनी के, मतलब ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दिया है आगे का, तो एक तो मतलब अपने परफॉर्मेंस में वही मैनेजमेंट हर एक क्वार्टर में बोलता है कि ये एक बोरिंग बिजनेस है और इसको मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि इसको इसी बोरिंग नेचर की तरह हमको देखना है, मतलब ज़्यादा ग्रोथ के पीछे, ज़्यादा हाई प्रॉफिट सेगमेंट के पीछे हमको नहीं भागना है। सेम बोरिंग चीज़ वही 5 से 7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करते हुए, एसेट क्वालिटी को कंटेन करते हुए, वही सारी चीज़ों पे हमारा मेन फोकस है एंड वही हमने नंबर्स डिलीवर करे हैं। लेकिन मैक्रो लेवल पे इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस कॉन कॉल में बताई है जो अभी तक हमने बाकी लैंडर से सुना नहीं है। तो एक तो इन्होंने मतलब ये रेट कट एनवायरनमेंट के ऊपर एक अपना आउटलुक दिया है। सो इनका कहना है कि आरबीआई का जो रेपो रेट कट किया है इन्होंने, अभी तक 125 बेसिस पॉइंट रेट कट कर चुके हैं वो, और उसके कंपैरिजन में बैंक्स ने जो आगे पास ऑन किया है बेनिफिट बोरोअर्स को, एनबीएफसीज को, उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है।
मतलब नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि जब आरबीआई रेपो रेट कट करता है आपको मार्केट में भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है, प्लस जीसैक यील्ड्स में भी आपको उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। अभी क्या हुआ है, जीसैक यील्ड्स जो है वो 50 बेसिस पॉइंट ऊपर है, और बैंक्स के एमसीएलआर रेट आप देखोगे तो उन्होंने सिर्फ 30-40 बेसिस पॉइंट आई थिंक अभी तक पास ऑन किया है, और जबकि आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट कर दिया है। और प्लस आगे चल के इनका कहना है नेक्स्ट ईयर, हाँ नेक्स्ट ईयर का इन्होंने एक वो आउटलुक दिया है कि जो गवर्नमेंट है वो लगभग 30 ट्रिलियन रुपीस जो है वो बोरोइंग करेगी नेक्स्ट ईयर। तो जो आपके कंपटीशन है वो और इंक्रीज होगा, आपका जो रेट है वो और बढ़ने का चांस है। तो इन्होंने एक तरीके से ये गाइडेंस बोल लो या एक आउटलुक दिया है अपना कि रेट कट वाला जो साइकिल है ना वो हमको लग रहा है कि अब खत्म हो चुका है। अब आने वाले टाइम में या तो रेट्स थोड़े से स्टेबल रहेंगे या फिर हम राइजिंग रेट एनवायरनमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके का इन्होंने आउटलुक दिया, और इसी पे इनका एक छोटा सा अब ये गाइडेंस टाइप मान लो कि जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग में एडवांटेज इन्होंने पहले एंटिसिपेट किया था, हालांकि इन्होंने किसी कॉन कॉल में गाइडेंस नहीं दिया था, लेकिन खुद इंटरनली इनका एक्सपेक्टेशन था कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग में हमको बेनिफिट देखने को मिलेगा। वो कंपनी कह रही है हमारा मतलब ज्यादा इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अब हमारे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के अंदर, मतलब जो अभी करंट लेवल्स पे है लगभग उसी के आसपास रहेगा। आई थिंक इस क्वार्टर में 20-22 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट है, पर ज्यादा इंप्रूवमेंट ये उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक और रीजन उसका ये भी है कि बैंक्स जो हैं उनको डिपॉजिट रेज करने में अभी भी चैलेंज आ रहा है। सो इनका कहना है कि काफी सारे बैंकों का आप देखोगे डिपॉजिट बुक ज्यादा फास्ट रेट पे ग्रो नहीं कर पा रहा, और जो थोड़ा एग्रेसिवली डिपॉजिट बुक को ग्रो कर भी रहे हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो मतलब कि उनका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, उसमें इतना खास इंप्रूवमेंट अभी तक देखने को मिला नहीं है ये रेपो रेट कट होने के बाद भी। तो ये एक थोड़ा सा मिसमैच है जिसकी वजह से ज्यादा हमको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में एडवांटेज हम नहीं देख रहे हैं नियर टू मीडियम टर्म के अंदर। अब इसमें ये जो आपकी स्टेब्लिश एनबीएफसीज है ना, स्टेब्लिश बोलो या थोड़ी सी स्टेबल एनबीएफसी है, जैसे एसबीएफसी फाइनेंस हो गई या बजाज फाइनेंस हो गई या जो और आपकी बड़ी डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज है, माइट बी उनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में ज्यादा एडवांटेज हमको देखने को ना मिले। लेकिन जो उस तरीके की एनबीएफसीज हैं जिनका मतलब एक आप बोल लो टर्न अराउंड स्टोरी हुआ है या ट्रांसफॉर्मेशन वाले कैटेगरी के अंदर आ रही हैं, या फिर पहले बहुत बुरा फेस था, अभी कंपनी वो कम बैक कर रही है, उनके फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लो माइक्रो फाइनेंस की जो कुछ एनबीएफसीज है, या फिर आपकी जैसे कैप्री ग्लोबल टाइप एनबीएफसी है, या फिर ये पिरामल फाइनेंस जैसी एनबीएफसी है जो एक थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से आ रही है। बैलेंस शीट पहले वीक थी, अब उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हुई है, उन्होंने अपना ये फंड रेजिंग वगैरह किया है, तो उनका मतलब रेटिंग अपग्रेड जो हुआ है उनको तो एडवांटेज मिलेगा, मतलब उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगा। लेकिन ये जो इस तरीके की जो एनबीएफसीज हैं जो पहले से ही अच्छा कर रही थी, ऐसा कोई बैलेंस शीट बहुत खराब नहीं था, ग्रोथ बीच में ऊपर नीचे हुआ है, उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग में ज्यादा इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो जो कुछ एनबीएफसी है जैसे माइक्रो फाइनेंस में भी आप कुछ को ले लो, प्लस ये कैप्री ग्लोबल टाइप हो गई, पिरामल फाइनेंस टाइप हो गई, जिनका रेटिंग अपग्रेड हो रहा है, उनको वो वाला कॉस्ट ऑफ बोरिंग तो एडवांटेज उनको मिलेगा। तो ये चीज हमको समझना है। दूसरा एक और इन्होंने आउटलुक दिया है ग्रोथ के ऊपर। इनका कहना है कि जो अभी आरबीआई का वो क्रेडिट मतलब ये जो इंडस्ट्री में जो क्रेडिट ग्रोथ है उसके ऊपर जो रिपोर्ट आई है, उसमें इनका कहना है कि अगर आप इंडिया का हाउस होल्ड डेट देखोगे तो ये लास्ट 5-6 ईयर्स में डबल हो गया है। लेकिन इसमें खराब चीज ये है, डिमांड तो बड़ी है, बट इसमें खराब चीज ये है कि प्रोडक्टिव जो एसेट है वहां पे ये ग्रोथ नहीं गया है। मतलब अभी भी 36 से 40% जो लोगों ने लोन लिया है वो कंजम्पशन के लिए, जैसे कार लोन हो गया आपका, या फिर ट्रैवलिंग के लिए लोन ले लिया, वेडिंग के लिए लोन ले लिया, मतलब पर्सनल कंजम्पशन के लिए लोगों ने लोन लिया है। अगर आप बिजनेस लोन देखोगे या फिर एजुकेशन लोन देखोगे या फिर एग्रीकल्चर लोन देखोगे, मतलब जो प्रोडक्टिव जगह पे जो पैसा जाता है आपका, वो लोन अभी भी टोटल इंडस्ट्री में सिर्फ 18-20% है। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों ने मतलब डेट अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले लिया है, ओवर लेवरेजिंग हो गई है, बट उतने ज्यादा एसेट्स क्रिएट नहीं हुए हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है, मतलब जैसा इनका एक तरीके से आप बोल लो कॉशियस थोड़ी सी कमेंट्री है इसको ग्रोथ को लेकर के। इनका मानना है कि आगे 1-1.25 साल के अंदर ना, मतलब दो चीजें होंगी। एक तो जो क्वालिटी लेंडर्स है, मतलब जो बिल्कुल ही रिस्क लेना ही नहीं चाहती है, उनको आपको दिखेगा कि वो थोड़ा सा ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज कर रही है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी तरफ पे जो थोड़े से एग्रेसिव लेंडर्स है जो मतलब ग्रोथ को चेज करते हैं, उनका आपको दिखेगा कि डिफॉल्ट रेट बढ़ेगा, यानी कि उनके एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पे ना जो डेट है वो काफी बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। मतलब इंडिविजुअल बैलेंस शीट इन्होंने बोली है बेसिकली काफी वीक हो गई है। एक तो होती है कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट, और एक इन्होंने डेटा बताया है इंडिविजुअल्स बैलेंस शीट का, मतलब मेरा आपका जो बैलेंस शीट है वो काफी वीक हो गया है, क्योंकि लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है, एसेट्स नहीं बढ़े हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में लोगों ने लोन काफी ले लिया, डेट काफी ले लिया। तो ये एक इन्होंने मैक्रो लेवल पे दो थोड़े से बड़े चैलेंजेस बताए हैं। हालांकि अपने लेवल पे इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस मेंटेन करा है वही 5-7% का, लेकिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, मतलब वही कंपनी की कमेंट्री रहती है कि ग्रोथ को हम चेज नहीं करेंगे ब्लाइंडली, लेकिन रिस्क को मैनेज करते हुए हमें लगता है 5 से 7% के रेंज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे हम अपने बुक को ग्रो कर सकते हैं।
तीसरा एक इन्होंने थोड़ा सा अच्छा चीज भी बताया। सो गोल्ड लोन को लेकर के इनका कहना है कि मतलब इससे पहले का आप 1-2 साल देखोगे तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था। अब उससे क्या हो रहा था कि जो अमीर लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उनका पैसा बन रहा था, लेकिन जो रूरल इकोनॉमी है वो वैसे भी वीक थी और वीक ही चल रही थी। अभी ये जो पिछले 1-2 साल में जो गोल्ड की रैली आई है, उससे क्या हुआ है कि हमारा जो रूरल इकोनॉमी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड है, क्योंकि तो उनका वेल्थ अप्रिशिएट हुआ है, मतलब उनके हाथ में पैसा जो है वो बढ़ा है, तो उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्ट हुआ है। और उससे अब वो क्या कर रहे हैं, उस गोल्ड को वो यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्टिव जगह पे, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। किसी की 2 टैक्सी है वो 4 टैक्सी ले रहा है, कोई छोटा सा बिजनेस करता था उसको एक्सपैंड कर रहा है, तो ये सारी जगह पे वो लोन दे रहे हैं। तो ये आपका जो एरिया है वो प्रोडक्टिव जगह पे जा रहा है, और उसी में एसबीएफसी भी अच्छे से ग्रो कर रही है। हालांकि गोल्ड लोन में इन्होंने मतलब टारगेट रखा है अपना कि इसी रेंज में रहेंगे, 19 से 20%, मतलब इसको और ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, यही 19-20% रहेगा। लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए इनका कहना है कि ये काफ़ी अच्छा टेलविंड हमको देखने को मिल रहा है। तो ये 2-3 इन्होंने आउटलुक दिए हैं मैक्रो लेवल पे। अपना ग्रोथ गाइडेंस मेंटेन रखा है 5 से 7% का। अब डिसबर्समेंट का नंबर इनका क्यों डी ग्रो करा 14% से? इनका कहना है कि मतलब एसेट क्वालिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एनालिस्ट ने एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन इनको पूछा कि अगर तो आपका एसेट क्वालिटी और डिटेरियोरेट हुआ होता जैसे पहले के क्वार्टर्स में हो रहा था, तब हमको ये समझ में आता कि आपने थोड़ा सा मतलब कॉशियसली अपने डिसबर्समेंट को रोक दिया है। लेकिन एसेट क्वालिटी आपका इंप्रूव हुआ है, फ्रेश स्लीपेजेस आपके कम हुए हैं, उसके बाद भी डिसबर्समेंट में डी ग्रोथ है। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि ना तो ये डिमांड का प्रॉब्लम है, और ना ही ऐसा है कि एसेट क्वालिटी में हमको बहुत स्ट्रेस दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज इन्होंने देखे हैं जहां पे कस्टमर का सिबिल स्कोर तो अच्छा है, मतलब जैसे हमने देखा ना कि 88-89% अब इनको इनका जो एयूएम है वो अबव 700 सिबिल स्कोर वाले कस्टमर्स है। तो इनका कहना है कि कुछ ऐसे कस्टमर्स है जिनका सिबिल स्कोर अच्छा है, लेकिन उनमें ओवर लेवरेजिंग है, यानी कस्टमर ऑलरेडी 3-4 2-3 लेंडर से लोन ले चुका है। तो हमको ना अभी इस एनवायरनमेंट में उस कस्टमर पे रिस्क लग रहा है, मतलब हम अननेसेसरी का रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हमने खुद से ये Q3 के अंदर उन कस्टमर्स को अवॉइड किया है। बट Q4 में मतलब इन्होंने गाइडेंस अच्छा दिया है। इनका कहना है पूरे साल में हमारा डिसबर्समेंट जो पहले टारगेट था 18 से 20%, वो ग्रोथ हम सेम मेंटेन करते हुए देख रहे हैं फुल ईयर बेसिस पे। तो मतलब सिर्फ एक क्वार्टर में इन्होंने ये थोड़ा सा ब्रेक लगाया है, लेकिन Q4 में उस स्ट्रिक्ट फिल्टरेशन को मेंटेन करते हुए कंपनी डिसबर्समेंट को ग्रो करेगी, और गाइडेंस इन्होंने ओवरऑल एयूएम का वो मेंटेन रखा है 5 से 7% का। फिर क्रेडिट कॉस्ट भी इस कंपनी का हम देख रहे हैं, मतलब पहले तो बहुत अच्छा होता था, 1.5-2 साल पहले 80 से 90 बेसिस पॉइंट का इनका क्रेडिट कॉस्ट होता था, अब 1.2-1.3% हो गया है, लेकिन आगे का उसका भी गाइडेंस इन्होंने अच्छा दिया है। सो उनका कहना है कि नियर फ्यूचर में हमारा क्रेडिट कॉस्ट करंट लेवल पे ही रहेगा, 5 से 10 बेसिस पॉइंट मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या थोड़ा बहुत कम हो सकता है, तो उसमें भी स्टेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो बड़ा चैलेंज हमारे पास आया था ये FY25 में कर्नाटका ऑर्डिनेंस की वजह से, तो उस टाइम पे इन्होंने बोला था कि 3 से 4 क्वार्टर हमको लगेंगे इसको मेंटेन करने में। अब 3 क्वार्टर्स हो चुके हैं, तो कंपनी कह रही है जो बड़ा पेन था ना कर्नाटका ऑर्डिनेंस की वजह से वो अब जा चुका है। एक क्वार्टर का पेन हमको लगता है और है, उसके बाद हम वापस उसको नॉर्मल लेवल पे ले आएंगे। तो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस काफी पॉजिटिव है, और साथ में ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ओपेक्स वाला पार्ट। सो कंपनी कह रही है इस साल का तो गाइडेंस था कि 50 बेसिस पॉइंट से इसको हम इंप्रूव करेंगे, और वो गाइडेंस हमने मेंटेन रखा है। ऑपरेटिंग लेवरेज आपको ऑलरेडी दिख रहा है। दूसरा, FY27 के लिए भी कंपनी कह रही है कि ओपेक्स टू एयूएम हमारा इंप्रूव ही होगा। एग्जैक्ट इन्होंने नंबर नहीं दिया है कि 40 बेसिस पॉइंट होगा या 50 बेसिस पॉइंट होगा, हालांकि अब बेस बढ़ गया है, क्योंकि पिछले साल भी 50-60 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट था, उससे पिछले साल भी 50-60 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट था, तो बेस अब बढ़ गया है। लेकिन स्टिल कंपनी बहुत जगह AI यूज कर रही है, जैसे कस्टमर सर्विस हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, प्लस कंपनी ने हायरिंग भी अपनी ज्यादा बढ़ाई नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि डिसबर्समेंट का नंबर हमारा ग्रो करेगा, लेकिन हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। इस क्वार्टर में भी आप देखो 10 ब्रांचेस इन्होंने ऐड करे हैं, फिर भी कॉस्ट जो है वो कंपनी की कम हुई है। तो कंपनी कह रही है कि कॉस्ट पे हमने काफी ज्यादा डिसिप्लिन बिल्ड किया है, और आगे भी हमको लग रहा है कि उसमें एडवांटेज मिलेगा। अब वो 40 बेसिस पॉइंट होगा, 50 बेसिस पॉइंट होगा, वो पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी मिलेगा। एंड बाकी बचा आपका ROE। सो ROE का इनका कहना है कि नियर टर्म का पहला हमारा टारगेट है 15%, फिर जैसे उसको हम अचीव कर लेंगे उसके बाद हमारा टारगेट होगा कि उसको धीरे धीरे हम और बेटर करते जाए आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो ये ओवरऑल इन्होंने कमेंट्री दी है। एक और अपडेट है इनके ये कॉन कॉल से। तो जो इस कंपनी के फाउंडर हैं असीम ध्रुव जी, जो इतने टाइम से कॉन कॉल करते आए थे, वो अभी मतलब एक तरीके से आप रिटायर बोल लो या थोड़ा सा वो बैक सीट ले रहे हैं, मतलब अब MD और CEO के रोल में वो नहीं रहेंगे, आई थिंक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रोल में वो रहेंगे। कंपनी के न्यू MD एंड CEO हैं आई थिंक महेश दयानी जी, वो अब उस रोल को लीड करेंगे आगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बाहर से आए हैं, ये जो कंपनी स्टार्ट हुई है SBFC, इसमें वो भी एक तरीके के को फाउंडर है। मतलब जब इनको ये आइडिया आया था असीम ध्रुव जी को, तब ये उन्हीं के पास गए थे, महेश दयानी आई थिंक इससे पहले कोटक में थे, SME डिवीजन को वो लीड करते थे। तो
अब वो एमडी एंड सीईओ के रोल में आएंगे और ये जो हैं ये आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रोल में रहेंगे, सेम जैसा वो आपका जोमेटो में हुआ है उस तरीके का एक तरीके का ये ट्रांजिशन हुआ है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या लगती है एसबीएफसी के कॉन कॉल में, जो हम भी बार बार डिस्कस करते हैं कि आपको सुनना चाहिए, एटलीस्ट पढ़ना चाहिए एसबीएफसी का कॉन कॉल हर एक क्वार्टर में। इनका जो मैनेजमेंट है ना वो मतलब काफ़ी रियल लगता है। रियल इन द सेंस कि मतलब 99% मैनेजमेंट को आप सुनोगे ना, उनका कॉन कॉल, उनका इंटरव्यू, तो बिजनेस में अगर कुछ खराब भी चल रहा होता है ना, तो मैनेजमेंट इस तरीके से प्रेजेंट करती कि वो नॉर्मल चीज़ है, उसको वो बहुत आराम से मैनेज कर लेंगे। जैसे कई जगह पे मैनेजमेंट ट्रांजिशन ही होता है तो उसको वो हाईलाइट करते हैं कि बहुत आराम की बात है, ये बहुत स्मूथली हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि अगला 1 सवा साल हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि मैं जो फ्रंट से लीड करता था और अब मैं बैक सीट पे जा रहा हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है, कंपनी का जो कल्चर है वो मेंटेन रहे, परफॉर्मेंस हमारी कंसिस्टेंट रहे जैसे इतने सालों तक रही है। तो जब मैनेजमेंट खुद इन सारी चीज़ों को बात करता है जो एक्चुअली में वो फील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। जैसे आप अभी देखो मैक्रो लेवल पे जो इन्होंने ये चीज़ें हाईलाइट करी है, चाहे रेट कट का हो या फिर आपका मैक्रो में ग्रोथ को लेकर के हो, एसेट क्वालिटी में जो इनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखा है, ये हमको और किसी लेंडर से अभी तक सुनने को नहीं मिला। एसबीएफसी का स्टॉक तो आई थिंक जब से लिस्ट हुआ है तब से चला ही नहीं है, वही 80-100 के आसपास रहता है। उसके बाद भी मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट आके कॉन कॉल में कोई मतलब शुगर कोटिंग कर रहा है या कोई बहुत रोजी पिक्चर हमको दिखा रहा है आगे मार्केट के बारे में, जबकि इंडस्ट्री में अभी सब टेलविंड्स की बात कर रहे हैं और इन्होंने जो कुछ इनको चैलेंजेस दिखे हैं उसको क्लियरली आके बताया। सो ये चीज़ थोड़ी सी मतलब एक वो ट्रस्ट बोल लो, फेथ बोल लो, वो थोड़ा सा ज़्यादा बिल्ड करता है एसबीएफसी के ऊपर। हालांकि अगर आप वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो मतलब बहुत सारी ऐसी एनबीएफसीज हैं जो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी अभी अभी शो कर रही हैं। चाहे आप ग्रोथ देखो, उनका आरओई देखो, उनका प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप देखो, और साथ में वैल्यूएशन देखो। इसका वैल्यूएशन अभी 3.2 3.3 के आसपास है। बहुत ऐसी एनबीएफसीज है जो अभी 2 से 2.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है। ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, आरओई का मतलब बढ़ने का चांस ज़्यादा अच्छा है, एसेट क्वालिटी उनकी इंप्रूव हो रही है। कुछ एनबीएफसी जो है वो लॉस से प्रॉफिट में जा रही है। तो अपॉर्चुनिटी वाइज एसबीएफसी से बेटर डील अवेलेबल है। लेकिन ये जो चीज़ है ना इनकी मैनेजमेंट वाली, इनकी जो मतलब जो एक वो ट्रस्ट फैक्टर जो बिल्ड हुआ है इसके ऊपर, और इतना कंसिस्टेंट रहा है ये बिजनेस पिछले 1.5-2 साल में, जो जबकि लैंडिंग इंडस्ट्री बहुत ही खराब गई है, तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि बाकी सारी वैल्यूएशन वगैरह को थोड़ा सा साइड पे रख के उस चीज़ की वजह से इस पर थोड़ा सा बेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव फैक्टर है। एंड मतलब इन्होंने करके दिखाया है, हर एक क्वार्टर में कंपनी का जो गाइडेंस रहता है उसके आसपास ये कंपनी रिपोर्ट करती है। तो अगर उसके लिए मुझे प्रीमियम वैल्यूएशन भी देना पड़े थोड़ा तो भी चलेगा। मतलब एक क्वालिटी बिजनेस जो है वो उस तरीके का बिल्कुल रखा जा सकता है अपने रडार पे। तो उस तरीके की परफॉर्मेंस है। बाकी ओवरऑल ठीक है, मतलब एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव ही हुई है, गाइडेंस बाकी इन्होंने मेंटेन रखा है। ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।